जरा कल्पना कीजिए कि किसी को पिज्जा खाने की इतनी ज्यादा तीव्र इच्छा हो रही है कि वो पिज्जा को मुंह में डालने के बजाय अपना पूरा का पूरा पेट ही शरीर से बाहर निकाल दे। अरे बाप रे। हाँ, और उस पेट को सीधे उस पिज्जा के ऊपर रख दे, उसे वहीं टेबल पर ही पचा ले और फिर उस पेट को वापस अंदर खींच ले। मतलब सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म का सीन लगता है ना? बिल्कुल, ये तो किसी एलियन मूवी जैसा लग रहा है ना? लेकिन एक स्टारफिश के लिए ये बस रोजमर्रा का एक सामान्य सा डिनर है। ये सच में एक ऐसा दृश्य है जिसे इमेजिन करना भी थोड़ा डरावना लगता है। लेकिन देखिए, यही बात जीव विज्ञान को इतना रोमांचक बनाती है। हाँ बिल्कुल। मतलब हम इंसान अक्सर जीवन को सिर्फ दौड़ने, भागने या सांस लेने जैसी जो बाहरी गतिविधियां हैं ना, बस उनसे जोड़कर देखते हैं। सही कहा। हमें लगता है कि जो चीज हिल-डुल रही है बस वही जीवित है। हाँ, पर जीवन का जो असली जादू है वो एक ऐसे स्तर पर हो रहा है जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। और यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय भी है। इस डीप डाइव में हम द बायोलॉजिकल इंजन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जब स्रोत सामग्री में इस अदृश्य दुनिया के बारे में पढ़ा, जिसे इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट या अदृश्य आणविक गति कहा गया है, तो मेरा दिमाग सच में चकरा गया। मैं समझ सकती हूँ, ये कॉन्सेप्ट है ही इतना गहरा। मतलब अगर कोई इंसान बिल्कुल शांत बैठा है या मान लीजिए गहरी नींद में सो रहा है, तब भी उसके शरीर के अंदर एक पूरी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। ये अदृश्य गति आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है? इसे इस नजरिए से देखिए कि दुनिया का कोई भी जीव हो, चाहे वो इंसान हो या कोई पौधा, उसकी शारीरिक संरचनाएं पर्यावरण के प्रभाव में लगातार टूटती फूटती रहती हैं। अच्छा। हाँ, हमारी कोशिकाएं या सेल्स हर सेकंड पुरानी हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं। इसलिए इस शरीर रूपी मशीन को हर वक्त रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत होती है। जैसे किसी पुरानी बिल्डिंग को मेंटेन करना पड़ता है? बिल्कुल सही। अगर कोई इमारत लगातार टूट रही हो तो उसे बचाए रखने के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल और ऊर्जा, है ना? और ये ऊर्जा हमें उस भोजन से मिलती है जो हम खाते हैं? एकदम सही। पृथ्वी पर जीवन मुख्य रूप से कार्बन आधारित अणुओं पर टिका हुआ है। ये जो अदृश्य आणविक गति है, ये वास्तव में उसी कार्बनिक भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने, उससे ऊर्जा निकालने और फिर उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके शरीर की मरम्मत करने की एक निरंतर प्रक्रिया है। मतलब ये एक लूप की तरह चलता रहता है। हाँ, और जिस दिन या कह लें जिस सेकंड ये आणविक गति रुक जाती है, जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। ओह वाह! तो इसका मतलब है कि ऊर्जा का प्रवाह ही इस पूरे बायोलॉजिकल इंजन का ईंधन है। लेकिन ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? आपका मतलब है सोर्स क्या है? हाँ, मतलब अगर मैं एक इंसान की बात करूं तो मैं तो अपना खाना बाजार से लाता हूं, लेकिन धरती पर इस ऊर्जा का असली स्रोत क्या है? स्रोत सामग्री में पोषण के आधार पर जीवों को कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। मुझे लगता है कि शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। बिल्कुल, ऊर्जा के निर्माण और उपभोग का ये पूरा चक्र समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रकृति में मुख्य रूप से 2 तरह के जीव होते हैं। ओके। पहले वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। जैसे हमारे हरे पौधे हो गए। हाँ, हरे पौधे या साइन बैक्टीरिया, ये इस धरती के प्राथमिक उत्पादक हैं। ये प्रकाश या रसायनों का इस्तेमाल करके शून्य से ऊर्जा पैदा करते हैं। मतलब एकदम स्क्रैच से। बिल्कुल। और दूसरी श्रेणी उन जीवों की है जो इन उत्पादकों पर निर्भर है, जिन्हें विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। और मैंने पढ़ा था कि ये विषमपोषी भी कई अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे इंसान या अमीबा जो ठोस खाना खाते हैं। हाँ, उसे होलोजोइक कहते हैं। होलोजोइक, हाँ, यानी प्राणी संपोषण। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण लेते हैं, जैसे फंगी। उन्हें शायद सैप्रोट्रोहिक या मृतोपजीवी कहा जाता है। सही कहा आपने। इसके अलावा एक तीसरी श्रेणी भी होती है जिसे परजीवी या पैरासिटिक कहते हैं। ये वो होते हैं जो दूसरों के शरीर पर रहते हैं। हाँ, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अमरबेल या कस्कुटा नाम का पौधा है। परजीवी की खासियत ये होती है कि वे जिस जीव से अपना पोषण लेते हैं उसे मारते नहीं हैं, बल्कि उसके शरीर से चिपक कर धीरे धीरे उसका सारा पोषण चूसते रहते हैं। बाप रे, ये तो किसी वैम्पायर वाली कहानी जैसा लगता है। हाँ, कुछ हद तक वैसा ही है। लेकिन
मुझे इन स्पष्ट श्रेणियों से ज्यादा दिलचस्प वो हिस्से लगे जहां प्रकृति अपने ही नियम तोड़ देती है। मतलब स्रोत सामग्री में वीनस फ्लाई ट्रैप का जिक्र है। ओ हाँ, वो बहुत ही अनोखा पौधा है ना? ये हरा पौधा है तो जाहिर है कि ये सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाता है, ऑटोट्रॉफ्स की तरह। लेकिन फिर भी ये कीड़ों को पकड़कर क्यों खाता है? ये ऐसा है जैसे किसी के घर में एक शानदार मॉडर्न किचन हो जहां वो रोज भरपेट खाना पकाता हो, लेकिन फिर भी अपना प्रोटीन शेक पीने के लिए बाहर से डिलीवरी मंगवाता हो। ये प्रोटीन शेक वाली उपमा इस प्रक्रिया को बहुत सटीक तरीके से समझाती है। सच में? हाँ, देखिए, वीनस फ्लाई ट्रैप प्रकाश संश्लेषण के जरिए सूरज की रोशनी से अपना कार्बोहाइड्रेट तो बना लेता है, लेकिन समस्या ये है कि वह जिन दलदली जमीनों में उगता है, अच्छा, वहाँ की मिट्टी में कुछ कमी होती है। बिल्कुल, वहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की भारी कमी होती है और बिना नाइट्रोजन के पौधा जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए अपनी उस नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए उसे कीड़ों का शिकार करना पड़ता है। तो वो कीड़े उसका प्रोटीन शेक हैं। हाँ, प्रकृति ने उसे ये दोहरा तंत्र दिया है सर्वाइवल के लिए। बहुत खूब। इसी तरह का एक और बहुत अजीब उदाहरण यूग्लिना का है। हाँ, यूग्लिना तो और भी दिलचस्प है। मैंने पढ़ा कि ये ऐसा जीव है जो हालात के हिसाब से अपना रूप बदल लेता है। मतलब जब तक धूप रहती है ये स्वपोषी रहता है और पौधों की तरह अपना खाना बनाता है। सही बात है। लेकिन जैसी अंधेरा होता है ये विषमपोषी मिक्सोट्रॉफ्स बन जाता है और दूसरों पर निर्भर हो जाता है। देखिए, प्रकृति हमेशा बैकअप प्लान के साथ चलती है, लेकिन अगर हम उस मुख्य प्रक्रिया की बात करें जो इस पूरी पृथ्वी को ऊर्जा दे रही है, यानी प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, हाँ, तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। विज्ञान की किताबों में इसे अक्सर एक ओबाऊ केमिकल इक्वेशन की तरह दिखाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। हाँ, वही। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये एक जादुई कारखाने की तरह है। मतलब पौधे लिटरली हवा से अदृश्य कार्बन डाइऑक्साइड खींच रहे हैं, जमीन से पानी ले रहे हैं और सूरज की गर्मी का इस्तेमाल करके इन दोनों को आपस में जोड़कर शुगर यानी ग्लूकोज बना रहे हैं। और बदले में हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन मिल रही है। हाँ, इसे विज्ञान में एक ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक प्रक्रिया कहा जाता है। क्योंकि इसमें ऊर्जा अंदर ली जा रही है। बिल्कुल। इस कारखाने को चलाने के लिए बाहर से ऊर्जा यानी सूरज की गर्मी सोखनी पड़ती है। और मजे की बात यह है कि ये कारखाना 2 शिफ्ट में काम करता है। 2 शिफ्ट में? वो कैसे? पहली शिफ्ट को लाइट रिएक्शन कहते हैं, जो पत्तों के अंदर थाइलाकॉइड नाम की जगह पर होती है। यहाँ सूरज की रोशनी का सीधा इस्तेमाल करके ऊर्जा की बैटरियां चार्ज की जाती हैं, जिन्हें ATP और NADPH कहते हैं। एकदम सही। और क्या दूसरी शिफ्ट बिना रोशनी के भी चल सकती है? हाँ, बिल्कुल। इसे डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल कहते हैं। ये पत्तों के स्ट्रोमा वाले हिस्से में होती है। अच्छा। यहाँ हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को उन चार्ज हुई बैटरियों की मदद से ग्लूकोज में बदला जाता है। वाह। और इस पूरे सिस्टम का जो मैनेजर है वो है क्लोरोफिल। हाँ, क्लोरोफिल के बिना तो ये संभव ही नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि क्लोरोफिल के बिल्कुल बीचों बीच एक मैग्नीशियम का परमाणु होता है। हाँ, वो मैग्नीशियम परमाणु ही एक तरह से वो मुख्य एंटीना है। अच्छा। जो सूरज की रोशनी को पकड़ता है। लेकिन ये कारखाना पूरी तरह से कंट्रोल पैनल पर निर्भर है। मतलब कुछ शर्तें होती हैं इसे चलाने के लिए। हाँ, कोई भी एक चीज ऊपर नीचे हुई तो उत्पादन रुक सकता है। इसके 4 मुख्य नियंत्रण कारक हैं। पहला तो जाहिर है प्रकाश की तीव्रता होगी, लाइट इंटेंसिटी। लेकिन इसमें एक कैच है। कैसा कैच? अगर रोशनी बहुत ज्यादा तेज हो जाए तो क्या पौधा और ज्यादा खाना बनाएगा, मतलब ओवरटाइम करेगा? नहीं, यहीं पर सुरक्षा प्रणाली काम आती है। अगर प्रकाश बहुत ज्यादा हो जाए तो वो क्लोरोफिल को ही जला सकता है, उसे नष्ट कर सकता है। ओ, मतलब ज्यादा धूप भी नुकसानदायक है। बिल्कुल। दूसरा अहम कारक है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। वायुमंडल में 300 से 400 ppm की मात्रा को इसके लिए सबसे बेहतरीन माना गया है। और तीसरा कारक है तापमान। मैंने नोट्स में देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान एकदम आदर्श होता है। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत तार्किक कारण है। क्या? पौधे के अंदर जो एंजाइम इस पूरी रासायनिक प्रक्रिया को चलाते हैं, वे तापमान को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर तापमान 35 या 40 डिग्री से ऊपर जाता है तो वे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर मतलब वो काम करना बंद कर देते हैं?
हाँ, मतलब गर्मी से उनका आकार पिघलने या बिगड़ने लगता है और वे काम करना बंद कर देते हैं। समझ गया। और चौथा सबसे जरूरी कारक है पानी। बिल्कुल, पानी की कमी होने पर तो पौधे सूख ही जाते हैं। हाँ, वो तो हम सबने देखा है। लेकिन सूखने से पहले एक और चीज होती है। पत्तों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, जिससे वो सांस लेते हैं। हाँ, जब पौधे को लगता है कि जमीन में पानी कम है तो वो इन छिद्रों को कस के बंद कर लेता है ताकि अंदर का पानी भाप बनकर ना उड़ जाए। एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ, लेकिन ऐसा करने का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। स्टोमेटा बंद होने से हवा की कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर नहीं आ पाती। ओहो, और कारखाने का कच्चा माल आना बंद हो जाता है। बिल्कुल सही पकड़े। ये सच में एक बेहद सेंसिटिव और जटिल कंट्रोल पैनल है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक और बात जो हमारी आम समझ को चुनौती देती है वो ये है कि जरूरी नहीं कि हर प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीव ऑक्सीजन ही छोड़े। हाँ, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इसका उदाहरण है। हाँ, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया अपना भोजन तो इसी तरह बनाते हैं, लेकिन वे बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन पैदा नहीं करते। यही विज्ञान की खासियत है। हर नियम के साथ कुछ ऐसे अपवाद जुड़े होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि जीवन कितने अलग-अलग तरीकों से पनप सकता है। तो मतलब व्हाट डज दिस ऑल मीन? पौधों ने धूप और पानी का इस्तेमाल करके वो ऊर्जा, वो ग्लूकोज तो बना लिया। हाँ, लेकिन हम इंसान और अन्य जानवर जो खुद अपना खाना नहीं बना सकते, वे इस ठोस भोजन को खाकर उसे ऊर्जा में कैसे बदलते हैं? हमारी स्रोत सामग्री में इंसानी शरीर के अंदर की एक पूरी हाईवे प्रणाली का जिक्र है। हाँ, पाचन का महामार्ग। बिल्कुल। इस महामार्ग का डिजाइन किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं है। इसका लक्ष्य बहुत सीधा है, प्रकृति के उस जटिल, बड़े और ठोस भोजन को इतने सरल और छोटे अणुओं में तोड़ना कि वो हमारे खून में अवशोषित हो सके और शरीर की आखिरी कोशिका तक पहुंच सके। अगर हम इस शरीर यात्रा को ट्रैक करें तो ये मुख गुहा यानी मुंह से शुरू होकर ग्रसिका या भोजन नली से होते हुए आमाशय यानी पेट तक जाती है। हाँ। फिर आती है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, अंत में मलाशय और गुदा। लेकिन यहाँ मुझे हमेशा से एक उलझन रही है। क्या उलझन? स्रोत सामग्री कहती है कि छोटी आंत 7.5 मीटर लंबी होती है और बड़ी आंत सिर्फ 1.5 मीटर लंबी। हाँ, ये फैक्ट है। तो फिर 7.5 मीटर वाली आंत को छोटा और 1.5 मीटर वाली को बड़ा क्यों कहा जाता है? नाम उल्टे नहीं है? हाँ, ये बहुत लोग सोचते हैं। ये उलझन होना बहुत स्वाभाविक है। असल में चिकित्सा विज्ञान में इनका नामकरण इनकी लंबाई को देखकर नहीं किया गया है। तो फिर यह उनके व्यास यानी गोलाई को देखकर किया गया है। ओहो, डायमीटर। हाँ, छोटी आंत भले ही बहुत लंबी हो, लेकिन वे एक बहुत पतली सी ट्यूब होती है। इसके विपरीत बड़ी आंत लंबाई में तो छोटी होती है, लेकिन उसकी गोलाई काफी अधिक होती है, वो काफी चौड़ी होती है। ओके, अभी ये स्पष्ट हुआ। तो ये डायमीटर का खेल है। अब अगर हम इस महामार्ग पर चलने वाले काम को देखें तो पाचन 2 स्तरों पर होता है, यांत्रिक और रासायनिक। हाँ, मैकेनिकल और केमिकल। यांत्रिक पाचन में तो हमारे दांत ही मुख्य मशीन है। बिल्कुल। इंसानों में थीकोडोंट प्रकार के दांत होते हैं। थीकोडोंट, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे दांत मसूड़ों के अंदर बने गहरे सॉकेट्स में मजबूती से धसे होते हैं। ये यांत्रिक मशीन बहुत शानदार है। हाँ, अलग अलग दांतों का अलग काम होता है ना? बिल्कुल। हमारे पास सामने की तरफ काटने और चीरने के लिए इंसाइजर्स और कैनाइन्स हैं, और पीछे की तरफ खाने को अच्छी तरह चबाने या पीसने के लिए प्रीमोलर्स और मोलर्स। लेकिन इस मशीन का एक दुश्मन भी है। आप कीड़ा लगने की बात कर रहे हैं? हाँ, दांतों में कीड़ा लगना या टूथ डीके। हाँ, अगर हमारे खाने में मौजूद शर्करा या शुगर दांतों के बीच फंसी रह जाए तो मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया उस शर्करा को खाकर एक एसिड पैदा करते हैं, और वो एसिड दांतों को खराब कर देता है। बिल्कुल। ये एसिड धीरे धीरे दांतों की परत को गला देता है। और इस यांत्रिक प्रक्रिया में एक और कमाल का पुर्जा है जो गले के पास लगा है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सेफ्टी वाल्व है। ये एक ढक्कन या फ्लैप की तरह काम करता है। जब हम खाना निगलते हैं तो ये हमारी सांस की नली को ढक लेता है ताकि खाना फेफड़ों में ना चला जाए। सही कहा। तो ये तो हो गया खाने को चबाना और निगलना। लेकिन जो असली केमिकल ब्रेकडाउन है, यहाँ लोग अक्सर एक गलती करते हैं। कैसी गलती? ज्यादातर लोगों को लगता है कि पाचन पेट यानी स्टमक में जाने के बाद शुरू होता है। हाँ, मैं भी यही सोचता था।
ये सबसे बड़ी भ्रांति है। रासायनिक पाचन की शुरुआत आपके मुंह में पहला निवाला रखते ही हो जाती है। वेट, सच में? मुंह में ही? हाँ, हमारी लार ग्रंथियों से एक विशेष एंजाइम निकलता है जिसे सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। ये एंजाइम खाने में मौजूद स्टार्च को मुंह में ही शुगर में तोड़ना शुरू कर देता है। मतलब पेट तक पहुंचने से पहले ही आधी रासायनिक तैयारी हो चुकी होती है। बिल्कुल। फिर भोजन नली से गुजरने के बाद जब खाना आमाशय में पहुंचता है तो वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl पूरे माहौल को अत्यधिक अम्लीय बना देता है। और ये एसिड इतना तेज होता है कि अगर ये सीधा त्वचा पर गिर जाए तो उसे जला दे। बाप रे! तो पेट के अंदर इस एसिडिक माहौल को बनाने की क्या जरूरत है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। पेट में एक एंजाइम होता है जिसे पेप्सिन कहते हैं। इसका काम है खाने में मौजूद प्रोटीन को पचाना। अच्छा। लेकिन पेप्सिन बहुत नखरे वाला एंजाइम है। वो तब तक काम ही नहीं करता जब तक कि आसपास का माहौल पूरी तरह से अम्लीय न हो। ओह, तो एसिड उस एंजाइम को काम करने के लिए माहौल देता है। बिल्कुल सही। और पेट के बाद ये आधा पच चुका खाना आगे बढ़ता है छोटी आंत में, जहां इस महामार्ग का सबसे व्यस्त टोल प्लाजा है, क्योंकि यहीं पर कंप्लीट डाइजेशन यानी पूर्ण पाचन होता है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का। और इस काम को अंजाम देने के लिए शरीर के दो सबसे बड़े रासायनिक कारखाने मैदान में आते हैं, यकृत यानी लिवर और अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत एक पीला हरा तरल पदार्थ बनाती है जिसे पित्त या बाइल कहते हैं। इसका क्या काम होता है? ये बाइल वसा यानी फैट्स के पाचन में बहुत अहम है। वसा पानी में नहीं घुलती, इसलिए बाइल वसा के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अच्छा। इसे इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण कहते हैं। इससे वसा को पचाना आसान हो जाता है। यहाँ एक चीज जो लोगों को कंफ्यूज करती है वो ये है कि बाइल बनाता कौन है और इसे रखता कौन है। हाँ। तो नोट्स ही साफ करते हैं कि लिवर इसे बनाने का काम करता है, लेकिन इसे स्टोर करने का काम पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर करता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ से अग्न्याशय अपने अग्न्याशयी रस भेजता है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के अंतिम ब्रेकडाउन का काम करते हैं। और जब सब कुछ एकदम सरल अणुओं में टूट जाता है तब क्या होता है? तब छोटी आंत की दीवारों पर मौजूद विली काम में आते हैं। विली? हाँ, ये उंगली जैसे छोटे छोटे उभार होते हैं जो आंत के अंदर की सतह को कई गुना बढ़ा देते हैं ताकि सारे पोषक तत्व जल्दी से खून में अवशोषित कर लिए जाएं। और अंत में जो पानी बचता है वो बड़ी आंत में जाकर सोख लिया जाता है। एकदम सही। इंसानों का ये पाचन तंत्र सच में एक बहुत ही व्यवस्थित फैक्ट्री लगता है। हर एंजाइम और हर अंग की अपनी एक तय ड्यूटी है। हाँ, इंसानों में ये बहुत एडवांस्ड है। लेकिन हमने एपिसोड की शुरुआत में एक स्टारफिश की बात की थी जिसका खाना खाने और पचाने का तरीका एकदम अलग ही लेवल पर है। प्रकृति में अनुकूलन या अडैप्टेशन की कोई सीमा नहीं है। जीव अपने आसपास के माहौल और अपने भोजन के हिसाब से अपनी पूरी शारीरिक संरचना बदल लेते हैं। अमीबा को ही देख लीजिए। हाँ, अमीबा तो सिर्फ एक कोशिका का जीव है। बिल्कुल, इसका कोई तय मुंह नहीं होता। जब इसे अपने आसपास खाने का आभास होता है तो ये अपने शरीर के ही एक हिस्से को आगे बढ़ाकर दो नकली पैर बना लेता है जिन्हें कूटपाद या स्यूडोपोडिया कहते हैं। हाँ, और वो खाने को चारों तरफ से घेर कर एक खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल बना लेता है और वहीं शरीर के अंदर ही उसे पचा डालता है। ये भी उसी होलोजोइक पोषण का ही प्रकार है जिसकी हमने पहले बात की थी। और फिर हमारी वो स्टारफिश का शिकार करने का तरीका तो एवोल्यूशन का एक बेहतरीन मास्टरपीस है। मतलब स्टारफिश अक्सर कठोर कवच वाले जीवों का शिकार करती है। उसके पास उस कवच को तोड़ने के लिए बड़े जबड़े या दांत नहीं होते। तो उसने एक हैक निकाल लिया। हाँ, वो कवच के अंदर मौजूद शिकार के नरम हिस्से को खाने के लिए लिटरली अपना पूरा पेट ही अपने मुंह से बाहर निकाल देती है। पेट शिकार को बाहर ही पचा लेता है और फिर स्टारफिश उस पेट को वापस अंदर खींच लेती है। ये ऊर्जा प्राप्त करने की चरम सीमा लगती है। बिल्कुल। अगर आप इसे जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो स्टारफिश ने एक ऐसी समस्या का समाधान खोजा है जो उसके लिए जानलेवा हो सकती थी। हाँ, कवच ना तोड़ पाने का मतलब था भूखे मर जाना। तो उसने एक ऐसा तंत्र विकसित कर लिया जिससे उसे कवच के अंदर जाने की जरूरत ही न पड़े। इसी तरह का एक और अद्भुत विकासवादी अनुकूलन हमें रूमिनेंट्स यानी जुगाली करने वाले जानवरों में देखने को मिलता है, जैसे गाय या भैंस। हाँ, इनका पेट तो एक अलग ही तरह की पहेली है।
ये जानवर घास को जल्दी जल्दी निगल कर अपने पेट के एक बहुत बड़े हिस्से में जमा कर लेते हैं, जिसे रूमेन कहते हैं। सही कहा। फिर बाद में जब ये आराम से बैठते हैं तो इस आंशिक बचे हुए भोजन को, जिसे कड कहते हैं, वापस मुंह में लाते हैं और चबाते रहते हैं। ये सिर्फ आराम से बैठकर खाने की आदत नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। वो कैसे? घास में एक भारी मात्रा में सेल्यूलोज नाम का पदार्थ होता है। ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसे पचाना बेहद मुश्किल होता है। अच्छा। हाँ, कोई भी स्तनधारी जीव अपने दम पर सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता। मतलब अगर कोई इंसान सिर्फ घास खाकर जिंदा रहना चाहे तो क्या वो घास पचा पाएगा? बिल्कुल नहीं। इंसान के पेट में सेल्यूलोज को तोड़ने वाले एंजाइम होते ही नहीं हैं। इसलिए अगर हम घास खाएंगे तो वो बिना पचे ही शरीर से बाहर आ जाएगी और हम भूख से मर जाएंगे। अरे बाप रे। इसीलिए गाय और अन्य जुगाली करने वाले जीवों ने बैक्टीरिया के साथ एक शानदार साझेदारी कर ली है। इनकी भोजन नली और छोटी आंत के बीच एक बड़ा थैला होता है, जिसे सीकम कहते हैं। और इस सीकम के अंदर वे विशेष प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं जो सेल्यूलोज को तोड़ने का काम करते हैं। मतलब उन्होंने अपनी आंतों में एक माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्लांट लगा रखा है। इसे बिल्कुल इसी तरह समझा जा सकता है। इंसानों में ये सीकम बहुत छोटा और अविकसित होता है और हमारे पास वे बैक्टीरिया भी नहीं होते। तो इसीलिए शाकाहारी जीवों की छोटी आंत मांसाहारी जीवों की तुलना में अधिक लंबी होती है। बिल्कुल। सेल्यूलोज को पचने में बहुत अधिक समय लगता है, जबकि मांसाहारी जीवों का भोजन यानी मांस जल्दी पच जाता है, इसलिए उन्हें इतनी लंबी आंत की जरूरत नहीं होती। ये सब कितना जटिल और सटीक है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या? हमें ये सब पता कैसे चला? हम ये कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि खाना मुंह में ही पचना शुरू हो जाता है या पेट के अंदर का माहौल अम्लीय होता है? विज्ञान ने शरीर के अंदर चलने वाली इन अदृश्य प्रक्रियाओं के सबूत कैसे जुटाए? इसके लिए हमें कुछ बहुत ही सरल रासायनिक प्रयोगों और इतिहास की एक बेहद अजीब दुर्घटना की ओर देखना होगा। अजीब दुर्घटना? हाँ, लेकिन पहले विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान ने इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्टता के लिए 5 चरणों में बांटा है। हाँ, मैंने नोट्स में देखा था। पहला है इंजेशन, यानी खाने को शरीर के अंदर लेना। फिर डाइजेशन, यानी उसका टूटना। तीसरा है एब्जॉर्प्शन, यानी खून में उसका सोखा जाना। चौथा एसिमिलेशन, यानी उस अवशोषित खाने का कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा बनाने में इस्तेमाल होना। और अंत में ईजेशन, यानी बिना पचे हुए कचरे का शरीर से बाहर निकलना। बिल्कुल। अब इन चरणों में से उस बात पर आते हैं कि पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण एक बहुत ही साधारण सा आयोडीन टेस्ट है। आयोडीन टेस्ट? वो कैसे करते हैं? अगर उबले हुए सादे चावल पर आयोडीन की कुछ बूंदें डाली जाएं, तो चावल का रंग तुरंत ब्लू ब्लैक यानी नीला काला हो जाएगा। यह इस बात का रासायनिक सबूत है कि उसमें स्टार्च मौजूद है। ओके, लेकिन अगर उसी चावल को मुंह में अच्छी तरह चबाने के बाद बाहर निकालकर उस पर आयोडीन डाला जाए तो क्या होगा? तब आयोडीन कोई रंग नहीं बदलेगा। सच में? क्यों? क्योंकि चबाने के दौरान हमारी लार में मौजूद सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम ने उस चावल के सारे स्टार्च को पहले ही शुगर में तोड़ दिया है। ओह। हाँ, स्टार्च बचा ही नहीं, इसलिए आयोडीन ने रिएक्ट नहीं किया। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि रासायनिक ब्रेकडाउन मुंह में ही हो गया। ये तो बहुत ही शानदार प्रयोग है। और जब इसी पाचन तंत्र की अवशोषण क्षमता किसी बीमारी की वजह से गड़बड़ा जाती है, तब क्या होता है? आपका मतलब डायरिया जैसी स्थिति से है? हाँ, जहाँ शरीर पानी सोखना बंद कर देता है। हाँ, उस स्थिति में बड़ी आंत पानी सोखने में विफल हो जाती है। शरीर में पानी और नमक की इतनी तेजी से कमी होती है कि ये स्थिति जानलेवा हो सकती है। तब ORS दिया जाता है ना? बिल्कुल। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पानी, नमक और चीनी का एक ऐसा सटीक वैज्ञानिक संतुलन है जो आंतों को मजबूर करता है कि वे पानी को तुरंत खून में सोखना शुरू कर दें, जिससे शरीर वापस नॉर्मल हो पाता है। लेकिन इन सब वैज्ञानिक प्रमाणों में सबसे पागलपन वाली कहानी मुझे 1822 की वो ऐतिहासिक दुर्घटना लगी। ओह, एलेक्सिस सेंट मार्टिन वाली घटना। हाँ, उस व्यक्ति के पेट में नजदीक से बंदूक की गोली लग गई थी। उस समय चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत नहीं था। वो व्यक्ति बच तो गया, लेकिन उसके पेट का वो घाव कभी पूरी तरह से नहीं भर पाया। मतलब
उसके पेट की बाहरी दीवार और अंदर के हिस्से के बीच एक स्थायी छेद बन गया। हाँ, ये कल्पना करना भी अजीब लगता है कि एक इंसान जिसके पेट में आर पार छेद हो वो जिंदा है। और डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट ने उस छेद के जरिए क्या खोजा? डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के लिए एलेक्सिस का पेट एक जीता जागता प्रयोगशाला बन गया। क्या सचमुच आधुनिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की नींव एक बंदूक की गोली और एक ऐसे छेद पर रखी गई जो कभी भरा ही नहीं? यह विज्ञान के इतिहास की सबसे अजीब किस्मत वाली घटनाओं में से एक है। उन्होंने सचमुच उस छेद से एक धागे में खाना बांधकर अंदर लटकाया और बाहर निकालकर देखा कि वो कितनी तेजी से पचता है। मतलब उन्होंने पहली बार इंसानी शरीर के अंदर चल रही रासायनिक भट्टी को अपनी आंखों से लाइव काम करते देखा। बिल्कुल, उन्होंने देखा कि आमाशय सिर्फ एक थैला नहीं है जो खाने को स्टोर करता है। तो क्या है? उन्होंने ये खोजा कि पेट की मांसपेशियां लगातार सिकुड़ती और फैलती हैं। वो एक मथने की मशीन की तरह काम करता है जो खाने को पीसता है। वाओ। और उन्होंने उस छेद से पेट का रस बाहर निकाला और ये साबित किया कि वो रस अम्लीय होता है और बिना उस एसिड के भोजन को पचाना असंभव है। इस एक दुर्घटना ने मानव शरीर रचना को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब जब हम इस डीप डाइव के अंत में हैं, तो इस पूरी चर्चा को एक साथ समेटने का समय आ गया है। हमने आज ये जाना कि इस धरती पर मौजूद हर तरह का जीवन सिर्फ बाहर से दिखने वाली गतिविधियों तक सीमित नहीं है। हाँ, वो पूरी तरह से कार्बन आधारित अणुओं और उस अदृश्य आणविक गति पर टिका है जिसके बिना शरीर की मरम्मत और ऊर्जा का प्रवाह संभव ही नहीं है। और ये भी कि ऊर्जा के इस प्रवाह में एक बहुत स्पष्ट श्रृंखला है। बिल्कुल, पौधों का अपने सटीक कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करके हवा और सूरज से ग्लूकोज बनाना, और फिर जीवों का उस भोजन को ग्रहण करना, चाहे वो इंसान के मुंह में स्टार्च के टूटने से लेकर छोटी आंत में होने वाला 100% पूर्ण पाचन हो, या स्टारफिश और गाय के पेट की अद्भुत संरचनाएं। सबसे बड़ी बात जो आज की स्रोत सामग्री से उभर कर आई वो है अनुकूलन, अडेप्टेशन। जीवों ने अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाखों सालों के विकास क्रम में अपने अंगों को शानदार तरीके से ढाला है। सही बात है। अगर कोई जीव विज्ञान को सिर्फ शरीर के अंगों के नाम याद करने के बजाय ऊर्जा कैसे बहती है और जीवों ने खुद को कैसे ढाला है, इस नजरिए से देखें तो हर जटिल प्रक्रिया के पीछे का विज्ञान बिल्कुल साफ और तार्किक हो जाता है। ये सच में एक नई दृष्टि देता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जो मुझे परेशान कर रहा है। कैसा विचार? और शायद श्रोताओं के लिए भी ये सोचने का एक दिलचस्प विषय हो। हमने देखा कि विकास या एवोल्यूशन की प्रक्रिया ने हमें और अन्य जीवों को इस जटिल बायोलॉजिकल इंजन के साथ ढाला है ताकि हम मुश्किल से पचने वाले और कच्चे खाने से भी हर कण ऊर्जा निकाल सकें। हाँ, हमारा पाचन तंत्र इसी के लिए बना है। लेकिन अगर हम आज के आधुनिक जीवन को देखें तो इंसान अत्यधिक प्रोसेस खाना और लैब में बने ऐसे सिंथेटिक खाद्य पदार्थ खा रहा है जिन्हें पचाने के लिए हमारे शरीर को लगभग कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। ये तो है। वे पहले से ही टूटे हुए और आसानी से पचने वाले रूप में हमारे मुंह तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि अगर हम अपनी आंतों और पेट को वो कड़ी मेहनत करने ही नहीं देंगे जिसके लिए वे लाखों सालों में विकसित हुए हैं, तो क्या भविष्य में मानव का ये शक्तिशाली बायोलॉजिकल इंजन अपनी उपयोगिता खो देगा? क्या हमारी लंबी आंतें भी अपेंडिक्स की तरह ही आकार में छोटी हो जाएंगी या पूरी तरह से बदल जाएंगी? इस अदृश्य आणविक गति का अगला विकासात्मक चरण क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।